यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तो आप बहुत पहले से कह रहे हैं, आप लोगों ने इस बार उत्तराखंड में उसको लागू भी किया है। तो क्या कहते, अगले थर्ड टर्म में अगर मोदी जी का थर्ड टर्म आता है तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को नेशनल रोल आउट करेंगे, नेशनली आप लोग रोल आउट करेंगे? अब क्या करेंगे, इलेक्शन मैनिफेस्टो आने दीजिए, मैंने पहले ही कहा जी। मैं कोई नहीं, मैं आपसे मैनिफेस्टो से हटकर आपका हमारा कमिटमेंट है, हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, पहले से हमारी मान्यता यही है। तो इसका मतलब जैसे कि ऑपोजिशन वाले कहते हैं, लेकिन बहुत सारे जो है विरोध पक्ष के लोग अनावश्यक इसको एक जाति, पंथ अथवा धर्म के आधार पर इस प्रश्न को उछालने की कोशिश करते हैं। जी, कहते हैं कि क्या मुसलमानों को शरिया और हदीस के हिसाब से जीने का कोई हक नहीं है? नहीं, सब अपने अपने हिसाब से जो जिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से मैं समझता हूँ किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और किसी की जो फेथ है, किसी का जो विश्वास है, उस पर किसी अथवा जिसके जो ट्रेडिशंस हैं उस पर कोई इससे चोट नहीं पहुंचने वाली है। जी। CAA पहली बार आप जब होम मिनिस्टर थे तब आया था, पारित भी हो गया था, उसके बाद फिर वापस जो है दोबारा आप लोग लाए, और इस बार जब CAA की बात कर रहे हैं, जब रूल्स नोटिफाई हुए हैं, तो पहली बार बहुत इसका देश वेश में काफ़ी खिलाफ लोग इसके प्रदर्शन भी हुए थे। इस बार इतना कुछ हुआ नहीं, तो क्या आपको लगता है लोगों की अब ये समझ में आ रहा है ये, और ये इसको आप लोग अब आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा संकट यदि विपक्ष के पास है तो सबसे बड़ा संकट है उनके पास मुद्दों का अकाल है जी। और उनके पास ऐसे एजेंडा आइटम्स नहीं हैं ताकि जनता को विश्वास दिला सकें, भरोसा दिला सकें कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे। और उन सारी राजनीतिक पार्टियों को लेकर आम जनता में एक विश्वास का संकट भी है, लोग उनकी बातों पर भरोसा भी नहीं करते। अब इसको लेकर तरह तरह की गलतफहमी पैदा करने की कोशिश जो है विपक्ष के द्वारा की गई है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता समाप्त नहीं होने जा रही है। कल ममता बनर्जी ने कहा है कि लोग वोट नहीं दे पाएंगे जब ये हो जाएगा, तो और उसके पीछे DMK ने भी कहा है कि इसको हम होने नहीं देंगे। हेल्दी डेमोक्रेसी में इस तरीके से जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए, और मैं समझता हूं ममता जी को भी जानकारी होगी इस सच्चाई की कि इस नागरिकता कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है। जी। अगर क्रोनोलॉजिकली देखें तो CAA के बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स भी आना चाहिए, NRC आना चाहिए, इसके बारे में क्या बुरा है? जो भारत के नागरिक हैं, यदि उनका रजिस्टर तैयार होता है, इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? और एक गलतफहमी राहुल जी और पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया किसी देश का यदि कोई मुसलमान यदि मान लीजिए सिटीजनशिप लेना चाहता है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जी, तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही कहा कि हम लोग जाति, पंथ और मजहब के आधार पर भेदभाव की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। कोई यदि ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं और कोई यदि भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उस पर भी हमारी सरकार विचार कर सकती है। और मैंने स्वयं जिस समय यह बिल तैयार हो रहा था उस समय भी हमने नागरिकता दी है अदनान स्वामी को। जी, पाकिस्तान के CAA में मुसलमान नहीं है, CAA के अंतर्गत मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। CAA के उसके अंदर मुसलमान तो है नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जी, तो NRC आप कह रहे हैं कि आएगा, अगले उसको भी आप लोग लेकर आएंगे अगले टर्म में, आप उसमें आप कह रहे हैं कि उसमें क्या? वैसे NRC से किसी को भय नहीं लगना चाहिए जी, अनावश्यक किसको लेकर हुआ खड़ा किया जा रहा है, लोगों के अंदर भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूं विपक्ष को इन सब सारी चीज़ों से, अफवाहों से बचना चाहिए। विपक्ष को भी यदि राजनीति करनी चाहिए तो तथ्यों के आधार पर, अनावश्यक जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्ष के अंदर भी वह दमखम होना चाहिए कि यदि राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति न करें, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करें। जी, बड़ा बयान है आपका। मंदिर वहीं बनाएंगे, आपका बहुत बड़ा बयान था, बहुत बड़ी आपकी प्रॉमिस थी जो आपने जनता के सामने जो करके दिखाया। एक और आपका नारा था, एक और आपका नारा है कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं इस वक्त? क्या अगले कार्यकाल में इस पर भी काम आगे बढ़ाया जाएगा? आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो की जो बात की थी, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो था जी वो हम लोगों ने किया है। जी, तो ये आएगा इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इस पे आपका पर्सनल मत भी जानना चाहूंगा। नहीं, इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या आएगा तो मैंने पहले ही बताया। पर वैसे मथुरा काशी के बारे में यही मैं आप लोग तो पहले से कटिबद्ध हैं कि आप इलेक्शन मामला सब जुडिस है। जी, मामला सब जुडिस है
जी, अब तो ज्ञानवापी मुझे में लगता है कि फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ राजनाथ जी और कि काशी और मथुरा अपनी जगह पे है, पर यह सिलसिला कब तक चलेगा? कितने जगहों पे हम मंदिर बनाएंगे? क्या ये यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए कोई एक जगह पे कि ये आगे बढ़ता चला जाएगा, इसमें हम ऐसे करते चले जाएंगे? मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि काशी और मथुरा के बाद हिंदुओं को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि आगे कैसे देखना है, क्योंकि एक सेक्युलर कंट्री में हमको सब साथ में रहना है। तो इसके आपका अपना मत क्या है? नहीं, भारत पंथ निरपेक्ष देश है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं काशी मथुरा के बारे में इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मामला इस समय सब जुडिस है, अदालत में अदालत में विचाराधीन है। मैं समझता हूँ अदालत के फैसले की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो अदालत का फैसला होगा वह करेंगे, जैसा राम मंदिर के। कोई संकोच नहीं है, अदालत का फैसला होगा करेंगे जी। और आप भी हमारी बात से सहमत होंगे, कम से कम अदालत के फैसले को चाहे कोई भी सरकार हो उसे स्वीकार तो करना चाहिए। बिल्कुल। करेंगे जी। चुनाव गर्म है, थोड़ा चुनाव पे बात करते हैं। 370 बहुत ही बोल्ड टारगेट, 303 से 370 करीब 20-25% की का बढ़ोतरी। इसको आप कैसे देखते, कहाँ से सीटें आएंगी? ये मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि 370 का भारतीय जनता पार्टी की सीटों के संबंध में कह रहा हूँ, जो 370 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी, इसके संबंध में कहीं पर कोई शंका नहीं है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और एनडीए को 400 पार। नहीं, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। क्या और ये इस आधार पर कह रहे हैं जी कि जनता का जिस तरीके से विश्वास हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जिस तरीके से प्राप्त हुआ है, उस आधार पर हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटों पर विजय मिलेगी और एनडीए का नंबर 400 से पार जाएगा। ये सिर्फ राम मंदिर की वजह से नहीं है, बल्कि ये सिर्फ राम मंदिर की हवा की वजह से नहीं है। इस 370 और भी चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत सारे। ये तो सबसे बड़ी चीज जो मैंने कहा ना कि हम लोगों की पार्टी के बारे में एक विश्वसनीयता, हमारी गवर्नमेंट के बारे में क्रेडिबिलिटी, हाँ क्रेडिबिलिटी, मोदी जी लेड गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी जी, इसके कारण जनता के अंदर एक बहुत ही अधिक विश्वास पैदा हुआ है। इस कारण लोगों का समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी कहते हैं कि आप लोग मैच फिक्सिंग करते हैं। मोदी सरकार अगर ईडी सीबीआई और ईवीएम नहीं हो तो चुनाव नहीं जीत सकती। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं ये कहता हूं कि ईडी सीबीआई के कारण हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। क्या करप्शन को रूट आउट करने के लिए किसी गवर्नमेंट को अपनी तरफ से प्रयास नहीं करना चाहिए? दूसरी चीज, कोर्ट में वह जाते हैं, अदालत में जाते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन कोर्ट के द्वारा उनको रिलीफ नहीं मिल रही है। आप स्वयं फैसला करिए कि कौन गलत है कौन सही है। राजा जी, मैं इसी सवाल को आगे लेकर जाता हूँ। ईडी और सीबीआई पर विशेष इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो इस्तेमाल हो रहा है, ऑपोजिशन कह रही है, वो सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स को हैरेस करने के लिए हो रहा है। वो कहते हैं कि ज़्यादातर इसमें ऑपोजिशन लीडर्स को ही हैरेस किया जाता है, यहाँ तक कि 2 मुख्यमंत्रियों को भी आपने जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। अपोजिशन का यह आरोप पूरी तरह से तथ्यों से परे है, पूरी तरह से निराधार है। एजेंसी अपना काम कर रही हैं, करप्शन को हम रूट आउट करना चाहते हैं, न रूट आउट हो तो कम से कम मिनिमाइज तो हम करने चाहते हैं, हमारा ये एफर्ट है। और उसके लिए एजेंसी यदि अपना काम कर रही हैं और लगता है विपक्ष को एजेंसीज गलत काम कर रही हैं, गलत तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है, तो उसको लेकर वह कोर्ट भी जा रहे हैं। तो कोर्ट से उनको जो रिलीफ मिलनी चाहिए वह क्यों नहीं रिलीफ मिल रही है? क्या आप ये कह देंगे कि कोर्ट के ऊपर हम लोगों ने अपना प्रभाव जमा रखा है? इस तरीके से बेबुनियाद निराधार आरोप लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने गिरेबान में झांक कर विपक्ष देखे।